welcome back my channel. I'm Neha and today I'm going to learning about 4 tuberculosis of him. In this video I will explain all about 4 tuberculosis of him and introduction, pathology, natural history, stages, investigation and examination and last is treatment. So आज के इस वीडियो हम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ हिप के बारे में पढ़ने वाले हैं. उससे पहले यदि आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है पेट्स पैराप्लेजिया तो वो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा. एंड उससे पहले हमने पॉट स्पाइन डिस्कस किया है और उससे पहले हमने ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन एंड स्पाइन जॉइंट डिस्कस किया था. सो वो सारे जो वीडियो जब देखने के बाद आपको जो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ हिप है वो इजीली समझ में आ जाएगा. सबसे पहले आप ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन एंड जॉइंट वाला वीडियो ज़रूर देखें. उसमें हमने इसके नेचुरल हिस्ट्री क्या रही है और ये प्रॉब्लम जो इन्फेक्शन है वो कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे हिप तक स्प्रेड होके आया है, ये सारा कुछ उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है. सो ट्यूबरकुलोसिस हिप क्या जो होता है वो हिप में कैसे स्प्रेड कर जाता है ट्यूबरकुलोसिस वो समझ लेते हैं. जैसा कि हमने आपको लास्ट में भी बताया था कि जब भी हम कोई ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं जिसे पहले से ही ट्यूबरकुलोसिस है और उसके कांटेक्ट में आने से ही हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है ट्यूबरकुलोसिस डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू और हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है. लंग्स के बाद हमारे लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है. उसके बाद हमारे स्पाइन को अफेक्ट करता है जिसे हम पॉट स्पाइन बोलते हैं. एंड उसके बाद हमारे हिप को अफेक्ट करता है. तो ये सीरीज में चलता है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है आफ्टर स्पाइन स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस के बाद में द हिप इज अफेक्टेड मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स बट पेशेंट एट एनी एज. स्पाइन में ट्यूबरकुलोसिस होने के बाद ये हमारे अफेक्ट करता है मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन को एंड एडोलेसेंट्स बट पेशेंट में किसी भी एज में हो सकता है क्योंकि वहाँ की उसकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है और उसे पहले से ही कोई पैथोलॉजी होने की पैथोलॉजी होती है तो उसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस ऑफ हिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी पैथोलॉजी में क्या है. जब भी कोई भी कॉज या एजेंट उसके कांटेक्ट में आते हैं तो एजेंट क्या करता है स्प्रेड कर जाता है हमारे हिप जॉइंट के पास आता है. हिप जॉइंट में क्या होता है कि वहाँ पे इनिशियल यदि कोई पहले से लीजन हुआ है दो एडजेसेंट जॉइंट के बीच में से यहाँ और ये बोन के बीच में ये दोनों एडजेसेंट बोन हो गई. इन दोनों बोन के बीच में यहाँ पे कोई लीजन हुआ है तो वहाँ पे जो लीजन होने की वजह से वहाँ पे जॉइंट में ये स्प्रेड कर जाता है. पर ये हमने नी का बताया. हिप का होगा कि हमारा एसिटाबुलम हो गया और यहाँ पे हेड ऑफ फीमर हो गया. इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा. तो यहाँ पे कोई लीजन होने की वजह से जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो और भी ज़्यादा स्प्रेड कर जाता है. नेक्स्ट क्या है लीजन में बिगिन इन साइनोबियम. तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि साइनोबियम मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है दोनों जॉइंट के बीच में तो वहाँ पे लीजन होता है. उसके बाद क्या होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है. इन्फ्लामेशन होने के बाद में क्या होगा कि हमारा जो कार्टिलेज होता है वो क्विकली जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो अफेक्ट होने लगता है, डिस्ट्रक्शन होने लगता है उसमें और हमारी जो बोन होती है वो अफेक्टेड हो जाती है. तो ये हमारी पैथोलॉजी थी कि कोई भी कॉलेज या कोई भी जो बैक्टीरिया है जब आता है या लीजन होता है हमारे एडजेसेंट जॉइंट के बीच में तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो लीजन होने लगता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है और एडिमा फील हो जाता है, पस फॉर्मेशन होने लगता है जिससे कि हमारा जो कार्टिलेज होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, डिस्ट्रक्ट होने लगता है, जिससे हमारी बोन होती है वो अफेक्ट होने लगती है. तो ये हमारी नॉर्मल पैथोलॉजी हो गई. अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल हिस्ट्री इसकी क्या है कि कैसे इन्फ्लेमेशन हुआ है, कैसे हमारे लीजन बने हैं और कैसे हमारी जो कार्टिलेज है वो डिस्ट्रक्ट हुआ है. तो नेचुरल हिस्ट्री में देखिए. तो यहाँ पे है सबसे पहले कोई भी इन्फेक्टेड टिश्यूज़ है जैसे कि हमारे लंग्स के टिश्यूज़ हो गए. जैसे लंग्स में स्प्रेड किया फिर लिम्फ पे हुआ एंड उसके बाद स्पाइन में हुआ. तो कोई भी कार्टिलेज टिश्यू होता है जो इन्फेक्टेड है वो हमारे कार्टिलेज और बोन एंड जॉइंट को इन्फेक्ट करता है. एंड इसके बाद क्या होता है कि अर्ली स्टेज में जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो जाती है एंड जॉइंट इफ्यूजन हो जाता है.
लाइक दैट। इस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ, डायग्राम के थ्रू। पर ये हमारे नी जॉइंट का है। यहाँ पे हम ट्यूबरकल्स ऑफ हिप एंड नी दोनों को लेके चल रहे हैं। सो नी जॉइंट में क्या होता है कि ये हमारा नॉर्मल नी जॉइंट है। तो ये हमारा हो गया कॉर्टिलेज, आर्टिकुलर कॉर्टिलेज हो गया। ये हमारा कैप्सूल हो गया एंड ये यहाँ साइनोवियल फ्लूइड हो गया और यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गया। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई भी इन्फेक्टेड टिश्यूज होता है वो आता है और कॉर्टिलेज हमारी बोन जॉइंट पे कॉर्टिलेज को अफेक्ट करता है, तो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जॉइंट क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाते हैं, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये एबनॉर्मलिटी जहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन में हाइपरट्रॉफी हो गया। तो हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है, ये हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो मेम्ब्रेन है इसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है और जॉइंट क्या होगा, इफ्यूज हो गया। आपको देखने में यहाँ पे दिख रहा है ये नॉर्मल है, ये हमारी हाइपरट्रॉफी वाली है, एक्स्ट्रा सेल्स ग्रो कर जाती है। एंड नेक्स्ट इज पेनिस अराउंड कॉर्टिलेज। पेनिस फॉर्मेशन हो जाता है कॉर्टिलेज का। तो ये हमारा नॉर्मल कॉर्टिलेज है, ये हमारा एबनॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ इस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं पेनिस। पेनिस डेवलप हो जाता है अराउंड द कॉर्टिलेज के। एंड नेक्स्ट इज कॉर्टिलेज बिकम डिस्ट्रॉय फुल ऑफ पस। तो यहाँ पे पस फॉर्मेशन होने लगता है और कॉर्टिलेज हमारे धीरे धीरे जो पेनिस बना है वो डिस्ट्रॉय करने लगता है। जब पस फॉर्मेशन हो जाएगा तो अडीमा भी हो जाएगा, साइनोवियम बिकम थिक। साइनोवियम जो मेम्ब्रेन हमारी थिक हो जाती है, अडीमा फुल हो जाता है ग्रे कलर का एंड अल्सरेटेड हो जाता है। नेक्स्ट बोन बिकम रॉ। और बोन कैसे होती है, वीक हो जाती है, रॉ हो जाती है। एंड कैविटेशन फॉर्म फीमोरल हेड एंड एस्टाबुलम। और कैविटेशन फॉर्मेशन हो जाता है हेड और एस्टाबुलम के बीच में। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा जब हेड और मीन्स हमारा एस्टाबुलम हो गया और फीमोरल हेड हो गया, तो वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो जब ये वीक हो जाने की वजह से तो मसल्स भी वीक होने लगती है, तो मसल्स क्या करती है, उसे पुलिंग कर देती है, हिप को पुलिंग कर देती हैं। तो पुलिंग करने में क्या होता है कि ये हमारा वीक हो जाता है, रॉ हो जाता है एस्टाबुलम और हेड। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे डिसलोकेशन के चांसेस होते हैं, मे बी डिसलोकेशन हो जाता है एस्टाबुलम ऑन टू इलियम। एंड लास्ट फिर इसके बाद क्या स्टेज आती है, जब हमारा यहाँ पे फीमर पे डिसलोकेशन हो जाता है तो पस जो होता है, जो पस फॉर्मेशन हो गया, तो एब्सिस फॉर्मेशन हो गया था, वो क्या था, बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट हो जाता है कैप्सूल एंड स्प्रेड कर जाता है। जैसे कि हम डायग्राम में आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा पेनिस फॉर्मेशन हुआ था, फिर इसका यहाँ पे क्या हुआ, एब्सिस फॉर्म भर गया था, फ्लूइड जो था वो इसका वो इंक्रीज हो गया था, पस बना दे। तो यहाँ से पस क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है, यहाँ से कॉर्टिलेज से बाहर निकलने लगता है। एंड कोल्ड एब्सिस में भी प्रेजेंट इन ग्रोइन और रीजन ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर। जो कोल्ड एब्सिस होता है स्प्रेड करके कहाँ पे आता है, ग्रोइन एरिया पे या ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास। एंड पस में परफोरेट द एस्टाबुलम एंड अपीयर टू द पेल्विक एब्सिस। और पस क्या करता है, परफोरेट हो जाता है एस्टाबुलम से और पेल्विक एब्सिस फॉर्मेशन कर देता है। जैसे कि यहाँ पे आपको हम टीवी हिप दिखाते हैं डायग्राम में, लाइक दैट कि ये हमारा क्या है, पेल्विक। यहाँ पे हमारा जो हिप बोन है, यहाँ पे एस्टाबुलम हो गया और ये हमारा हेड हो गया, ये हमारी नेक हो गई हिप फीमर की। तो हम इसमें देखते हैं जो हमने नेचुरल हिस्ट्री में क्या पढ़ा था, जैसे ही कोई कॉज आता है या कोई भी इन्फेक्टेड टिश्यूज आता है तो उससे क्या होता है कि हमारे जो इनिशियली बॉडी उसका जो फोकस होता है वो डायरेक्टली हमारे कॉर्टिलेज पे होता है, बोन के कॉर्टिलेज पे, जॉइंट सीधे वो बोन के कॉर्टिलेज से जाके जॉइंट पे पहुंचता है। तो अर्ली स्टेज में हमें क्या देखने को मिलता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन तो हाइपरट्रॉफी होता है, फ्यूजन हो जाता है वहाँ पे जॉइंट का, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो उससे वहाँ पे पेनिस का फॉर्मेशन हो जाता है। जो पेनिस होता है वो भी जो भी हाइपरट्रॉफिक साइनोवियम था वो आर्टिकुलर कॉर्टिलेज के मतलब अराउंड हो जाता है और वो ग्रेजुअली एक्सटेंड कर जाता है। जब पेनिस फॉर्मेशन होता है और एक्सटेंड कर जाता है तो हमारा कॉर्टिलेज होता है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारे वहाँ पे जॉइंट के आसपास पस फुल होने लगता है, पस का फिल होने लगता है इन गल्स टिश्यूज़ का, पस फिल होने लगेगा, ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ भी फॉर्मेशन होता है, साइनोवियन गेट थिक हो जाती है एंड एडिमा फॉर्मेशन हो जाता है ग्रे कलर में एंड अल्सरेटेड होता है। सो हमारी जो बोन होती है
वो रॉ होने लगती है, उसके जो प्रोटेक्टिव कार्टिलेज होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो इससे क्या हमारे जो बोनी के एंड होते हैं वो बिकम रॉ हो जाते हैं। एंड हमारे जो ट्यूबरक्लोसिस जो हिप में होता है, तो उससे क्या होता है कि जो कैविटेशन देखने को मिलता है हमारी फीमोरल हेड एंड एस्टेबुलम में। तो ये देखिएगा आप, तो ये इन्फेक्शन कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ये हमारे क्या है, इन्फेक्शन है टीवी स्पाइन का, ये ऐसे स्प्रेड करता है। कैविटेशन देखने को मिलता है और उससे क्या होता है कि हमारा जो बोन एस्टेबुलम और हेड जो जो बोन का जॉइंट है वो वीक हो जाता है। तो हमारी मसल जब पुल करती है, कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं हम, तो वहाँ पे हमारी पुल करने से तो जो हमारा एस्टेबुलम है और हेड है वो मे बी डिसलोकेटेड होने के चांसेस हो जाते हैं। एंड जो इस डिसलोकेशन चांस हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं वॉन्डरिंग एस्टेबुलम। वॉन्डरिंग एस्टेबुलम लाइक इस टाइप से कुछ, जैसे कि हमारे पैल्विक रीजन हो गया, ये हमारा एस्टेबुलम, ये हमारा फीमर हो गया। ठीक, ऐसे ही नॉर्मल में। तो बाइंडिंग एस्टेबुलम क्या होता है कि हमारे इस एरिया पे पस फॉर्मेशन हो आता है। ये कब होता है, जब हमारा मसल्स पुल करती हैं और एस्टेबुलम डिसलोकेटेड होने के चांसेस आते हैं, तो इसे हम कहते हैं वॉन्डरिंग एस्टेबुलम। मीन्स यहाँ पे पस हो जाता है, वो फुल हो जाता है और बस्ट करने लगता है। डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं बना है। एंड पस होता है बस्ट हो जाता है और स्प्रेड कर जाता है कैप्सूल के आउटसाइड। एंड जो कोल्ड कैप्सिस जो होता है प्रेजेंट हो जाता है मे बी ग्रोइन एरिया पे एंड ग्रोटेड ट्रोकेंटी रीजन पे। एंड उसके बाद क्या होता है, पस होता है परफोरेट कर जाता है एस्टेबुलम एंड पैल्विक एब्सेस फॉर्मेशन में। सो ये तो हमारी थी नेचुरल हिस्ट्री, आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले क्या होता है कि जो पेशेंट आता है, मेनली बच्चा जो होता है क्योंकि ये मेनली चाइल्ड में होता है, तो उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट क्या रहती है। जब भी बच्चा आता है तो उसकी जो कॉजेज़ होते हैं वो भी एपैथेटिक होते हैं, पेल होता है और लॉस ऑफ एपेटाइट होता है जब वो सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। तो बच्चे को भूख नहीं लगती है, स्किन कलर पेल होने लगता है और पेन भी होता है। अर्ली पेन देखने को मिलता है जब हमारी मसल्स उसकी जो होती है फर्स्ट टाइम स्टिफनेस होती है और हिप की मसल्स एंड वहाँ पे लिम्प प्रोड्यूस होने लगता है। और रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, फिर उसके बाद फिर से हमें यही देखने को मिलता है कि जो पेन होता है वो अर्ली स्टेज में तो अब्सेंट होता है, बट वो जो पेन होता है वो रिफर्ड करा जाता है हमारे नी एरिया पे। तो एक लिम्प टाइप का हमें फील होता है, क्रम्पिंग टाइप की फील होती है क्योंकि इसका जो पेन होता है वो रिफर्ड हो जाता है अर्ली स्टेज में। और जो चाइल्ड होता है उसकी कंप्लेन होती है कि वो उसको जो पेन होता है वो नाइट में पेन होता है, तो वो नाइट क्राइज बोलते हैं उसे। नाइट में बच्चा रोने लगता है क्योंकि जब हम लेटते हैं तो हमारे जो बोन के एडजेसेंट हैं, दोनों बोन के हमारे जो एडजेसेंट सरफेस हैं वो क्या होती है, रब होने लगती है, जो डिजीज़ हो आती है ये। तो रब होने की वजह से वहाँ पे पेन होता है और क्योंकि वहाँ पे कोल्ड लेप्सिस फॉर्मेशन होता है अराउंड हिप के और वो बस्ट कर जाता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे साइनस जो होता है डिस्चार्जिंग हो जाती है, साइनस स्प्रेड करने लगता है। तो ये हमारा एक क्लिनिकल फीचर है। प्रेजेंट कंप्लेन में क्या है, चाइल्ड में भी एपेथेटिक एंड पेल विथ लॉस ऑफ एपिटाइट। एंड नेक्स्ट फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलता है स्टिफनेस टू हिप एंड प्रोड्यूस लिम्ब। एंड नेक्स्ट इज पेन में बी absent इन अर्ली स्टेज, पेन रिफर टू नी और पेन रिफर करता है नी में। नाइट क्राइज कंप्लेन ऑफ चाइल्ड कॉज रबिंग टू डिजीज सरफेस। एंड बच्चा रोने लगता है नाइट में क्योंकि वहाँ की दो जो हमारी सरफेस है वो क्या होती है, रब होने लगती है। एंड कोल्ड एब्सेस अराउंड द हिप में बस्ट रिजल्ट डिस्चार्जिंग साइनस। और कोल्ड एब्सेस होता है वो हिप के अराउंड हो जाता है और बस्ट कर जाता है, बस्ट करने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। सो ये तो हमारे क्लिनिकल फीचर्स थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी स्टेजेस। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द टीबी ऑफ द हिप। फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ साइनोवाइटिस, सेकेंड स्टेज है स्टेज ऑफ द अर्थराइटिस एंड थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ द इरोजन। तो इस स्टेज में क्या होता है कि चेंजेस कुछ देखने को मिलते हैं हमारे हिप एरिया पे एंड पैल्विक रीजन पे। तो उसमें क्या होता है, शॉर्टनिंग हो जाती है लेंथ की, जो लेग के लेंथ की कभी लेंथनिंग देखने को मिलती है।
तो स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, ये हमारे जो जहाँ जॉइंट होते हैं, जॉइंट में इफ्यूजन देखने को मिलता है सबसे पहले। तो इफ्यूजन देखने को मिलता है तो हमारा जो हिप होता है उसकी डिमांड होती है कि उसमें एकदम मैक्सिमम कैपेसिटी अपनी बॉडी की लगा के मसल्स के थ्रू हम उस इफ्यूजन को कम कर सकें। तो ये हमारी हिप की डिमांड होती है जब स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टेज में ये जॉइंट में इफ्यूजन होने लगता है। उसके बाद क्या होता है जी, जो ये पोजीशन होती है स्टेज फर्स्ट में, तो उसमें फ्लेक्शन कर सकते हैं, एब्डक्शन करते हैं एंड एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं, ये हमारी पोजीशन होती है। बट जब डिफॉर्मिटी हो जाती है तो फ्लेक्शन एंड एब्डक्शन डिफॉर्मिटी ओनली स्लाइटली होती है और एंड कंपनसेटेड होती है, क्योंकि हमारे जो पैल्विक रीजन होता है वहाँ पे टिल्ट हो जाता है एंड टिल्ट होने की वजह से वहाँ पे हम ये जो मूवमेंट होते हैं वो नहीं कर पाते हैं और पैल्विक टिल्ट होता है वो डाउनवर्ड टिल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो कंपनसेट होता है वो हमारी अबडक्शन डिफॉर्मिटी होती है, हम अबडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो पेल्विक होता है वो डाउनवर्ड टिल्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो लेग की लेंथ होती है वो मेजरिंग करने से लेंथ जो होती है वो लॉन्ग हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा डाउनवर्ड टिल्ट हो जाता है। और ये जो दोनों लिम्ब की हम लेंथ को मैच करते हैं तो उस लेंथ की जो लेंथ की होती है लिम्ब की, लेग की, वो ज़्यादा हो जाती है और इस स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ एपीरेंट लेंथनिंग। तो ये बहुत कम टाइम के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है अर्ली स्टेज में। तो दिखाते हैं देयर इज ए फ्यूजन ऑफ जॉइंट डिमांड ऑफ हिप टू बी पोजिशन मैक्सिमम कैपेसिटी। मीन्स फ्यूजन हो जाता है जॉइंट में तो हमारी हिप की डिमांड होती है कि मैक्सिमम कैपेसिटी लगा के उसे फिर से रिगेन करा जा सके। एंड जो पोजीशन होती है हमारे हिप की फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, हमारी 3 पोजीशन हो जाती हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्शन एंड एबडक्शन में डिफॉर्मिटी हो जाती है तो उससे क्या होता है, स्लाइटली कंपनसेट होने की वजह से हमारा जो पेल्विस होता है वो टिल्ट कर जाता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड टिल्ट करने की वजह से ये इफेक्ट जो लिम्ब हुआ, अफेक्टेड लिम्ब हुआ वो लॉन्ग हो जाता है एंड इस स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ एपरेंट लेंथनिंग। सो इस स्टेज को हम लेंथनिंग कहते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। आपको हम डायग्राम में दिखाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा रहा है स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में हमने आपको बताया है कि जो हमारा हिप होता है वो डाउनवर्ड टिल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे फ्लेक्शन एंड अबडक्शन जो मूवमेंट होते हैं वहाँ पे डिफॉर्मिटी होती है। तो फ्लेक्स क्या हुआ कि डाउनवर्ड टिल्ट हो गया, इससे क्या हो गया, इसकी लेंथ हो गई वो इंक्रीज हो गई। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेज 2 होती है। स्टेज 2 में क्या होता है, इसकी ये अपवर्ड टिल्ट हो जाता है, ये आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, अपवर्ड टिल्ट हो गया, इसकी वजह से इसकी लेंथ जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है। अभी हम आपको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। सो ये जो फर्स्ट स्टेज थी वो साइनोवाइटिस थी, मीन्स इन्फ्लामेशन की वजह से, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होने की वजह से ये स्टेज फर्स्ट हो गई थी। स्टेज 2 है स्टेज ऑफ अर्थराइटिस। तो इसमें क्या होता है, अर्थराइटिस हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। स्टेज 2 और जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो इन्वॉल्व होता है इसमें, इसीलिए हमने इसे स्टेज ऑफ अर्थराइटिस बोला है। और इसमें हमारी जो मसल्स, पावरफुल मसल्स होती हैं हिप के अराउंड की, वो क्या होती है, स्पाजम हो जाता है। स्पाजम होता है, जो पावरफुल मसल्स होते हैं वो फ्लेक्शन एंड एबडक्शन, जो एडक्टर मसल्स होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं देन टू द एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, सॉरी स्टेज 2, इसमें क्या है, स्टेज ऑफ अर्थराइटिस। जो स्टेज बनती है उसमें साइनोवाइटिस था, मीन साइनोवियल मेम्ब्रेन जो हमारा था वहाँ पे फ्लूइड फिल्ड हो गया था, इन्फ्लामेशन हो गया था। सो स्टेज 2 में हम देखते हैं अर्थराइटिस, मीन्स यहाँ पे जॉइंट कैप्सूल हमारा आएगा और वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड होता है वो फिल्ड हो जाता है और हमारा कैप्सूल होता है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है अर्थराइटिस में। तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं इन स्टेज, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है, इन्वॉल्व होता है और इन्वॉल्व होकर जो हमारी पावरफुल मसल्स होती हैं हिप के अराउंड, जो भी मसल्स होती हैं, फ्लेक्सर मसल्स, एक्सटेंसर मसल्स, एबडक्टर एंड अडक्टर मसल्स जो होती है वो क्या होती है, उसमें स्पाजम हो जाता है। स्पाजम हो जाता है तो जो हमारी मसल्स जो स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सर मसल्स एंड एडक्टर आर स्ट्रॉन्गर मसल्स दैन टू द एक्सटेंसर एंड अबडक्शन मसल्स एंड इंटरनल रोटेशन मसल्स। तो ये हमारी मसल्स ज़्यादा
पावरफुल होती है। एंड जो हमारे हिप का एटीट्यूड होता है, हिप मीन्स जो हमारा फंक्शन है, मूवमेंट करता है, फ्लेक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन करता है, तो यहाँ पे कंपनसेट हो जाता है और हमारा फ्लेक्शन और एडक्शन होता है वो कंपनसेट हो जाता है। कंपनसेट होने की वजह से जो हमारा पेल्विस होता है वो टिल्ट कर जाता है और अपवर्ड टिल्ट कर जाता है, जिससे जैसे जो भी एरिया हमारा अफेक्ट होता है वो हमारा लेंथ होता है वो शॉर्ट हो जाती है, लेग की लेंथ। एंड कंपेयरिंग टू लिम्ब लेंथ, जो हमारी लिम्ब लेंथ होती है उसके कंपैरिजन में इसकी लिम्ब लेंथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है। तो इस वाले जो हम इस स्टेज को बोलते हैं, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेज ऑफ एपरेंट शॉर्टनिंग, जिसे हम एपरेंट शॉर्टनिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस स्टेज आर्टिकुलर कार्टिलेज इन्वॉल्व एंड लीड टू स्पैज्म, पावरफुल मसल्स अराउंड हिप के अराउंड पावरफुल मसल्स होती हैं। फ्लेक्शन एडक्शन में भी कंसील कंपनसेटरी टिल्ट ऑफ पेल्विस अपवर्ड। फ्लेक्शन एडक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये कंपनसेट हो जाता है, तो हमारा पेल्विस होता है वो अपवर्ड टिल्ट हो जाता है और अफेक्टेड लिम्ब होता है वो शॉर्टेड हो जाता है और इस स्टेज को हम बोलते हैं एपरेंट शॉर्टनिंग। नेक्स्ट हमारी स्टेज है स्टेज ऑफ इरोजन। सो स्टेज ऑफ इरोजन में क्या होता है, इस स्टेज में हमारा जो कार्टिलेज होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और स्टेबुलम का जो हेड होता है वो इरोडेड हो जाता है। ये जो हमारी पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन और सबलक्शन के भी चांसेस हमें देखने को मिल जाते हैं हिप के अंदर। जो हिप का एटीट्यूड होता है, जो हमारे लोअर लिम्ब का, हिप का, वही होता है सेम जैसे स्टेज 2 में था, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंसर, फ्लेक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन का एटीट्यूड होता है हमारे फीमर का। एंड इसमें इरोजन में भी वही सेम रहता है, हमारा फ्लेक्शन और एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन होता है, पर जो डिफॉर्मिटी हो जाती है वहाँ पे एक्सग्रेटेड डिफॉर्मिटी हो जाती है, इसलिए हमारा जो लिम्ब होता है वो ट्रू शॉर्टनिंग हो जाता है। ट्रू शॉर्टनिंग इसलिए हो जाता है कि हमारे जो बोन होती है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बोन में हमारे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो लिम्ब की लेंथ होती है बहुत कम हो जाती है, ये हम इसे ट्रू शॉर्टनिंग बोलते हैं और इसमें हमारी एडक्शन की डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। सो इन दिस स्टेज द कार्टिलेज इज डिस्ट्रॉय, द हेड एंड स्टर्नम इज इरोडेड। कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होता है और हेड एंड स्टर्नम का इरोडेड हो जाता है, मे बी पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन देखने को मिलता है, सबडक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एटीट्यूड टू द सेम एज स्टेज 2, देयर इज ट्रू शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब बिकॉज एक्चुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन। ट्रू शॉर्टनिंग होती है। फर्स्ट चीज़ में क्या था, लेंथनिंग हो गई थी, सेकंड में शॉर्टनिंग हो गई, पर यहाँ पे क्या है, ट्रू शॉर्टनिंग हो गई लेंथ की। तो डायग्राम में हम आपको दिखाते हैं, ये स्टेज 1 है, इसमें क्या हो गई, लेंथ हो गई, इंक्रीज हो गई। ये स्टेज 2 है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो पेल्विक है वो अपवर्ड टिल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लेंथ शॉर्ट देखने को मिलती है। पर यहाँ पे क्या होता है, इसमें ना तो अपवर्ड रोटेशन होता है ना डाउनवर्ड होता है, टिल्ट होता है पेल्विक एरिया। बट यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो कार्टिलेज होता है वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होता है तो उसका स्पेस उतना था वो उतना रह जाता है, इसकी वजह से हमारी ट्रू शॉर्टनिंग देखने को मिलती है स्टेज 3 में। नेक्स्ट हम एग्जामिनेशन देखते हैं। एग्जामिन करेंगे जब हम पेशेंट हमारे पास आएगा तो सबसे पहले हम गेट पे उसके फोकस करेंगे कि वो किस टाइप से चल रहा है, उसके गेट किस टाइप का है। तो उसमें हमें देखने को मिलता है सबसे पहले लैमनेस, फर्स्ट साइन हमें देखने को मिलता है। लैमनेस मीन्स होता है लंगड़ापन, मीन्स वो थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा के चलता है, क्योंकि उसके लेंथ की जो शॉर्टनिंग और लेंथनिंग होने की वजह से वो लैमिनेट्स हो जाता है उसमें। और हमारी जो मसल्स होती हैं और उस एरिया की हिप होता है, हिप के एरिया की जो मसल्स होती है वो क्या होती है, स्टिफ हो जाती हैं। स्टिफ होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है और स्टिफनेस होने की वजह से जो पर्सन होता है वो लंबार लॉर्डोसिस करके चलता है, खुद को स्टैंड करने के लिए लंबार का लॉर्डोसिस ज़्यादा हो जाता है और इसे हम मतलब स्टिफ हो जाता है। जब हम वॉक करते हैं तो हिप होता है वो क्या स्टिफ हो जाता है, वहाँ की मसल स्टिफ हो जाती है। सो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करने में इसका जो हम यूज़ करते थे परपल्सन का, तो वो भी हम मूवमेंट सही से नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इसे स्टिफ हिप गेट भी बोलते हैं। स्टिफ हिप गेट क्योंकि यहाँ पे हिप की जो मसल्स होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं और पेन होता है और हम कोई भी वेट नहीं ले सकते अफेक्टेड साइड पे, जिसे हम पेनफुल होता है, इसे हम एंटाल्जिक गेट भी बोलते हैं।
तो फर्स्ट पॉइंट है लैमनेस इज वन फर्स्ट साइन। लैमनेस हमें देखने को मिलती है, स्टिफनेस देखने को मिलती है जिस डिफॉर्मिटी हिप में, एंड फ्लेक्सन डिफॉर्मिटी एट हिप चाइल्ड स्टैंड विद कंपनसेटरी एक्सिक्यूटेड लंबर लॉर्डस। जब हमारी फ्लेक्सन डिफॉर्मिटी होती है हिप में, तो जो चाइल्ड होता है वो स्टैंड करता है लंबार लॉर्डोसिस को ज़्यादा करके, एंड स्टिफ हिप गेट, यहाँ पे हमारे हिप होता है वो स्टिफ हो जाता है, इसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज एंटाल्जिक गेट, मीन्स पेनफुल गेट होता है। नेक्स्ट हम जो एग्जामिन करेंगे वो मसल्स देखेंगे। मसल्स क्या होती है, वॉस्टिंग हो जाती है। जो हमारी मसल्स वॉस्टिंग होती है वो मेनली थाई की मसल्स और ग्लूटियल मसल्स होती है, वो बेस पास्टिव होती है। स्वेलिंग देखने को मिलेगी क्योंकि वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है अराउंड द हिप, कोल्ड एब्सिस फॉर्मेशन, एंड डिस्चार्ज साइनेज देखने को मिलेगा। जो हमारा पस होता है वो स्प्रेड कर जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है ग्रोइन एरिया पे एंड अराउंड द ग्रेटर ट्रोकेंटा, ग्रोइन एरिया एंड ग्रेटर ट्रोकेंटा। डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि हमारा जो पैल्विक हेड होता है वो टिल्ट कर जाता है फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इससे क्या होता है, जो हमारे फ्लेक्सन हो गया, एडक्शन हो गया, इंटरनल रोटेशन हो गया, तो वो डिफॉर्मिटी हिप में हो जाती है, वो देखने को मिलती है जब भी हम मेजर करते हैं डिफॉर्मिटी को। एंड नेक्स्ट इज हमारा शॉर्टनिंग हो जाती है। शॉर्टिंग मीन्स लेंथ शॉर्ट हो जाती है या लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है मसल शॉर्टनिंग की वजह से, आर्टिकुलर कॉर्टिलेज डिस्ट्रक्शन की वजह से, और पेल्विक के टिल्ट डाउनवर्ड या अपवर्ड होने की वजह से। मूवमेंट में क्या होता है, मूवमेंट जो भी हम एक्टिव पैसिव मूवमेंट कराते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं किसी भी डायरेक्शन में कराने से, और मसल्स होते हैं हमारी स्पाज्म हो जाती है, मसल स्पाज्म होने की वजह से हमारे मूवमेंट होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज टेलीस्कोपी कराते हैं। टेलीस्कोपी में क्या करते हैं, जो भी हमारा उस मतलब एक टेस्ट होता है, इसमें हम असेस करते हैं कि हेड में क्या इनस्टेबिलिटी है, क्यों इनस्टेबिलिटी हो गया है। तो जब इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है हेड में, तो वो क्या होता है कि एस्टाबुलम के हेड से वो आउट हो जाता है। तो ये हमारे एग्जामिनेशन थे, गेट के थ्रू एग्जामिन करेंगे। मसल्स वॉस्टिंग से देख सकते हैं, स्वेलिंग से, डिस्चार्जिंग, साइनस से, डिफॉर्मिटी से, शॉर्टनिंग मसल्स की, मूवमेंट से, एंड टेलीस्कोपी से। एंड नेक्स्ट इज एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द हेड, कि हमारे हेड की पोजीशन होती है वो एबनॉर्मलिटी हो जाती है, डिसलोकेटेड या सबलक्शन देखने को मिलता है, सो ग्लूटल रीजन से फेल्ट हो जाता है। तो ये सारे एग्जामिनेशन थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे हम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ हिप की। इन्वेस्टिगेशन होती है वो मेनली हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरा करेंगे, हम एग्जामिन करेंगे पेल्विस एरिया का, पेल्विस एरिया विथ बोथ हिप, दोनों हिप का, एंड एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल व्यूज़ देखेंगे जिस भी लिम्ब अफेक्टेड हुआ है और जो नॉर्मल है। फिर उससे थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, उससे पता करेंगे कि क्या जॉइंट का स्पेस बचा है दोनों साइड के जॉइंट का। एंड एमआरआई करते हैं, बोन स्कैन करते हैं, बहुत ईजिली डायग्नोज कर सकती है ये। और इसमें कुछ साइन देखने को मिलते हैं, रेडियोलॉजिकल साइन हमें देखने को मिलेंगे टीबी ऑफ हिप की। हैजीनेस देखने को मिलता है, लाइटिक लीजन देखने को मिलते हैं। एक्सरे करते हैं जब रिडक्शन ऑफ जॉइंट स्पेस देखने को मिलता है, इरेगुलर आउटलाइन देखने को मिलती है, एस्टाबुलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें साइन देखने को मिलते हैं जब हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं। तो फर्स्ट इज एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द पैल्विक विथ बोथ हिप। एक्सरे एग्जामिन करेंगे पैल्विक का और बोथ हिप का, एंड एंटीरियर पोस्टीरियर करेंगे, लेटरल व्यू करेंगे अफेक्टेड हिप का, एंड उसके बाद हम कंपेयरिंग करेंगे नॉर्मल और एबनॉर्मल हिप जॉइंट का। एंड एमआरआई एंड बोन स्कैन हेल्प करती है अर्ली डायग्नोसिस के लिए। जो हमें साइन देखने को मिलते हैं जब हम एग्जामिन करते हैं रेडियोलॉजिकल एग्जामिन, तो हमें हैजीनेस देखने को मिलता है। हैजीनेस में क्या होता है, जो हमारे हिप के अराउंड बोन होती है वहाँ पे हैजीनेस मिलेगा, ये अर्लीस्ट साइन होता है कि अफेक्ट हुआ है हिप। कंपेयर करेंगे हम नॉर्मल हिप से। एंड नेक्स्ट इज लाइटिक लीजन। लाइटिक लीजन में क्या होता है कि जिस एरिया पे अफेक्शन हुआ है वहाँ पे लीजन देखने को मिलता है हमें। एंड नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ जॉइंट स्पेस, और हम एक्सरे के थ्रू देखेंगे कि कॉर्टिलेज होता है वहाँ डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब होने की वजह से वहाँ का जॉइंट स्पेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, इरेगुलरिटीज़ आ जाती है। तो हम वो भी कंपेयर करेंगे अपोजिट साइड से, नॉर्मल हिप से। एंड नेक्स्ट इज इरेगुलरिटीज़ आउटलाइन। इरेगुलर आउटलाइन होने के मतलब जो हमारे आर्टिकुलर का एंडेड होते हैं बोन विकम, वहाँ से क्या होती है, इरेगुलर हो जाती है, बिकॉज डिस्ट्रक्शन बाय द डिजीज प्रोसेस डिस्ट्रक्ट हो जाता है, और हमारा हेड ऑफ एस्टाबुलम होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस रीजन की वजह से हमारे वहाँ पे इरेगुलर आउटलाइन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज एस्टाबुलर चेंजेस। एस्टाबुलर चेंजेस देखने को मिलेगा
जब भी हेड हम लाइंग पोजीशन में होते हैं एस्टेबुलम, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है कि वांडरिंग एस्टेबुलम देखने को मिलता है। वांडरिंग एस्टेबुलम जो कि हमने आपको लास्ट में बताया था इस टाइप से होता है। और यहाँ पे हमारा हिप जो है, यहाँ मतलब इन्फेक्शन हो जाता है एस्टेबुलम के एस्टेबुलम में और हेड ऑफ द फीमर में, वहाँ पे डिफॉर्मिटी हो जाती है। एंड ये हमारी कुछ इन्वेस्टिगेशन थी, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। और हम एक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं बायोप्सी के थ्रू। बायोप्सी की नीड कब पड़ती है? जब कोई भी डाउटफुल केस होता है, हमें एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, जब उसका रीज़न नहीं मालूम पड़ता है तो हम बायोप्सी कराते हैं, क्योंकि ये डाउटफुल केसेस के लिए होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम पोस्टीरियर हिप के एक्सपोज करते हैं अप्रोचेस से, हम पोस्टीरियर साइड से एक्सपोज करते हैं, वहाँ से हम एक साइनोबियम का कुछ पीस लेते हैं एंड उसके बाद हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, आर्थोस्कोपी कराते हैं बायोप्सी की। तो उससे क्या रीज़न है, क्या इन्फेक्शन है, किस चीज़ का इन्फेक्शन है, वो हमें क्लियर पता चल जाता है। Expose the hip by posterior approach, taking a piece of synovium for histopathological examination. नेक्स्ट हमारी है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्यों करते हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं लास्ट के वीडियो में, जिसमें हमने आपको बताया था कि डिफ्रेंशिएट तब करेंगे जैसे, क्योंकि इसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, कॉजेज होते हैं, वो सेम हमारे अदर डिजीज़ में भी देखने को मिलता है। जैसे कि रिमोटेड अर्थराइटिस हो गया, कंजनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप हो गया, कंजनाइटल कॉक्सा वेरा हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, तो इनमें भी ये साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। तो हम अब उससे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकें, डिफ्रेंशिएट डायग्नोसिस कर सकें, जिससे कि हमें एक्चुअल पता चल जाए कि इन्फेक्शन क्या है। तो टीबी ऑफ हिप में जो मोस्ट कॉमन क्या होता है कि पेन होता है, और ये मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में होता है। तो ये हमारा एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। और हमारे रिमोटेड अर्थराइटिस में देखने को मिलता है कि वहाँ पे लो ग्रेड सेप्टिक इन्फेक्शन होता है, और यहाँ और उसके लो ग्रेड सेप्टिक इन्फेक्शन होता है, और पेन जो होता है प्रेजेंट होता है अर्ली स्टेज में। स्टिफनेस होती है हिप में, तो स्टिफनेस तो यहाँ पे भी होती है, पर पेन अर्ली स्टेज में हमें कम देखने को मिलता है, नाइट पेन ही देखने को मिलता है। सॉस एब्सिस मीन्स जो पस फॉर्मेशन हो जाता है, जो पस फॉर्मेशन वहाँ पे भी होता है, और कोई भी लिम्फेडेनोपैथी हो जाए वहाँ पे भी पस एब्सिस होता है, और भी अदर डिजीज़ में एब्सिस फॉर्मेशन होता है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिजीज़ होती है। तो हमें यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करना है कि ये पस फॉर्मेशन है तो ये ऐसा है कि ट्यूबरक्लोसिस ऑफ हिप ही है या कोई अदर डिजीज़ है। कंजनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप हो गया, और कंजनाइटल कॉक्सा वेरा हो गया, इसमें लिम्फ में पेनलेस होता है, दोनों ही पेनलेस होते हैं। कॉन्जाइटल हिप डिसलोकेशन एंड कंजनाइटल कॉक्सा वेरा पेनलेस होते हैं। कंजनाइटल डिसलोकेशन में क्या होता है कि जो फीमोरल हेड होता है वो ग्लूटल रीजन से फेल्ट हो जाता है, एबनॉर्मल फीमोरल हेड होता है वो फेल्ट हो जाता है। कॉक्सा वेरा में क्या होता है कि मूवमेंट लिमिटेड हो जाते हैं अबडक्शन और इंटरनल रोटेशन के। एंड नेक्स्ट इज हमारा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, हमारे जितने हिप के मूवमेंट होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है कार्टिलेज का। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हमारे ट्रीटमेंट के कुछ प्रिंसिपल होते हैं कि हम ट्रीटमेंट कर क्यों रहे हैं, तो और क्यों करना है हमें ट्रीटमेंट। सो प्रिंसिपल में आता है हमारे सबसे पहले हमें कंट्रोल करना है डिजीज़ को, ओके, क्योंकि हमें जो भी डिजीज़ है उसका मेरा मोटिव है, मेन एम है डिजीज़ को कंट्रोल करना है। जो भी एक्टिविटी है उसे हम जॉइंट की एक्टिविटी से प्रिजर्व करना है, प्रिवेंट करना है। और हमारी जो अर्ली स्टेज थी, स्टेज 1 और स्टेज 2 थी, उन्हें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के थ्रू उसकी जो पोजीशन रिगेन कर सकें, अचीव कर सकें वो अपना मूवमेंट। एंड उसके बाद जो लेटेस्ट स्टेज थी, स्टेज 3, तो वहाँ पे हम लिमिटेड जॉइंट मूवमेंट रख सकें, फंक्शंस जो है वो जॉइंट के वो हम लिमिटेड कर सकें, और हम ट्रीटमेंट कर सकें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के थ्रू या ऑपरेटिव मैनेजमेंट के थ्रू। तो ये हमारा प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग दे देते हैं हम लोग, एंड केयर करेंगे हिप के, रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, स्किन ट्रैक्शन दे सकते हैं, पेन रिलीफ दे सकते हैं, मसल स्पाज़म देते हैं। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे हमारा यही होता है कि हमारा मेन मोटिव होता है कि यहाँ पे ऑपरेशन ना हो पाए, हम बिना ऑपरेशन के ही ट्रीटमेंट कर सकें। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो हमने आपको लास्ट में बताया था, रिफार्मसिन, आइसोनाइजाइड, और भी बहुत सारे हैं ड्रग्स। एंड ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है
यहाँ पे तो हम कंजर्वेटिव में तो हम एक्सरसाइज कराते हैं, मोबिलाइजेशन कराते हैं, पोजिशनिंग मेंटेन करके रखते हैं, ये हमारा मेन मोटिव होता है। जो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे सर्जरी कराते हैं। सबसे पहले हमारा हो गया फर्स्ट जॉइंट डिब्रिटमेंट। जॉइंट डिब्रिटमेंट में क्या होता है कि हम पोस्टीरियर अप्रोच से जॉइंट ओपन करेंगे। उसके बाद जितने भी पल्स नेक्रोटिक टिश्यूज़ हो गए, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, कार्टिलेज हो गया, डेड कार्ट, उसे हम रिमूव कर देते हैं जॉइंट से। एंड रिमूव करने के बाद हम क्यूरिटेट कर देते हैं। क्यूरिटेज एक ऐसी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम जितना भी एक्स्ट्रा पसेस फॉर्मेशन हो गया, कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो गया, उन्हें हम बाहर निकालते हैं क्यूरिटेज प्रोसीजर के थ्रू। एंड जॉइंट को वॉश कर देते हैं सैलाइन वाटर से और उसके बाद वुंड को क्लोज कर देते हैं एंड पोस्ट ऑपरेटिवली ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। जॉइंट ओपन पोस्टीरियर अप्रोचेस: फर्स्ट नेक्रोटिक टिश्यू इन्फ्लेमेशन, साइनोबियम, डेड कार्टिलेज रिमूव फ्रॉम जॉइंट and any cavities of head, femur are established or curated and joint washed through saline, wound close and post operative cap traction of the leg. नेक्स्ट हमारे पास है गर्डलेस स्टोन आर्थ्रोप्लास्टी। गर्डलेस आर्थ्रोप्लास्टी में क्या होता है कि हम इसमें भी जॉइंट को ओपन करते हैं पोस्टीरियर अप्रोच से। एंड हमारा जो हेड और नेक होता है उसे हम इसमें एक्सरसाइज करते हैं, निकाल देते हैं। जितने भी डेड और नेक्रोटिक ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ होते हैं उन्हें भी हम बाहर निकाल देते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिवली हम इसके बाद क्या करते हैं, जब ऑपरेशन हो जाता है तो हम वायलेटली वहाँ पे स्किन ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं 4 वीक के लिए। जॉइंट ओपन पोस्टीरियर अप्रोचेस ओपन करते हैं पोस्टीरियर अप्रोच से। एंड जो हेड एंड नेक है फीमर का उसे हम एक्सरसाइज कर देते हैं, निकाल देते हैं। डेड और नेक्रोटिक ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ होते हैं उन्हें भी एक्सरसाइज कर देते हैं इस प्रोसीजर में। पोस्ट ऑपरेटिवली हम वायलेटली स्केलेटन ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं 4 वीक के लिए। और नेक्स्ट इस प्रोसीजर होता है हमारा टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, करेक्टिव ऑस्टियोटॉमी कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑपरेटिव ट्रीटमेंट था। एंड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी हमने देख लिया, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी देख लिया। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द नी के बारे में। इसके हमने स्टेजेस देखी हैं, पैथोलॉजी देखी है, क्लिनिकल फीचर्स देखे हैं, एग्जामिनेशन देखा है। एंड नेक्स्ट इज लास्ट हमारा ट्रीटमेंट भी डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया होगा, हेल्पफुल रहा आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट जो वीडियो थे उनके हम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। थैंक यू सो मच।